Hello everyone, welcome in our channel of JET Preparation 2020 and today's agriculture subject and the first concept about which we are going to talk about एग्रीकल्चरल टर्मिनोलॉजीज। आज हम सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजीज के बारे में। उसमें सबसे पहला है एरेबल क्रॉप्स। किसको हम एरेबल क्रॉप्स कहते हैं? तो क्रॉप्स विच रिक्वायर प्रिपरेटरी टिलेज दैट इज पोटैटो, टोबैको, राइस, सुगर केन, मेज, ये सारे एरेबल्स क्रॉप्स हैं। अब प्रिपरेटरी टिलेज क्या होता है? जैसे कि स्पेशल टिलेज ऑपरेशंस जो हर किसी क्रॉप में हम नहीं करते हैं बिफोर शोइंग। तो सीड बोने से पहले जो ऑपरेशंस, जो टिलेज ऑपरेशंस हम हर तरह के क्रॉप्स में नहीं करते हैं, तो उसे हम इरेबल क्रॉप्स कहते हैं। जिनमें हम ये सारे प्रैक्टिसेस करते हैं उनको हम इरेबल क्रॉप्स कहते हैं। जैसे पोटैटो हो गया, टोबैको हो गया, राइस, सुगर केन, मेज। तो पोटैटो, जैसे कि अगर बात करें पोटैटो की, तो पोटैटो में हम अलग तरीके की लाइन प्रिपरेशन करते हैं बिफोर शोइंग। जो लाइन्स हम बनाते हैं सीड शोइंग के लिए या फिर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो वो लाइन्स दूसरे क्रॉप के जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, टिलेज प्रैक्टिसेस, उसके मुकाबले थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि दूर से ही हमें समझ में आ जाता है कि ये पोटैटो प्लांटेड फील्ड है, ठीक है। उसी तरह से राइस का भी अगर देख सकते हैं आप, या फिर शुगर केन का भी, तो इनमें कुछ स्पेशल टिलेज ऑपरेशंस किए जाते हैं, टिलेज प्रैक्टिसेस कुछ अलग तरीके के किए जाते हैं जो कि बाकी सारे क्रॉप्स में नहीं करते हैं हम, और इसीलिए इनको एरेबल क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है एवेन्यू क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन अलोंग फार्म रोड एंड फेंसेस। एग्जाम्पल है अरहर, सीशल, ग्लिडिसेरिया, ठीक है। तो ये सारे जो क्रॉप्स है, जैसे कि अरहर हो गया, सीशल, ये सब हम ज़्यादातर जो अलाउ रोड रहता है फार्म में, हम अपने आने जाने के लिए या फिर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करने के लिए या इरिगेशन बाय हैंड मैनुअल इरिगेशन देने के लिए प्लांट्स को, इसके लिए जो जगह छोड़ते हैं, आने जाने के लिए जो रोड छोड़ते हैं, उस रोड के अक्रॉस, ठीक है, रोड के अलोंग हम ये क्रॉप ज़्यादातर ग्रो करते हैं। और फेंसेस, जो घेराव करने के लिए, जो फील्ड को चारों तरफ से घेरने के लिए भी हम ये सारी क्रॉप्स को उगाते हैं, तो इनको हम एवेन्यू क्रॉप्स कहेंगे। नेक्स्ट है एडी क्रॉप्स। Crops such as sweet potato, urd, turmeric, and ginger are grown in the passages formed by the rows of eucalyptus, sisal, and cassia, mainly to hasten soil fertility restoration, enhance soil productivity, and reduce soil erosion. तो ऐसे कुछ क्रॉप्स हैं जिनको जिनको हम लेते हैं बड़े ट्री प्लांटेशन के लिए। जैसे हो गया सीशबुल, हो गया यूकलिप्टस, हो गया, तो ये लॉन्ग प्लांट्स है या फिर बिग ट्रीज जो हम कहते हैं। तो इनसे हम एक रो में पहले इनको ग्रो करते हैं, और इनके बीच में जो पैसेज रहता है, उस पैसेज में हम जिंजर या टर्मेरिक जैसे या फिर पोटैटो जैसे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो इससे होता ये है कि जो क्रॉप्स हैं उनमें से जो सॉइल इरोजन होते हैं उनको फिर से हमें रोकने का एक मौका मिलता है ये लॉन्ग ट्रीज के द्वारा। यानी कि यूकलिप्टस या सीसेबुल, इन सारे ट्रीज का जो रूट पेनिट्रेशन होता है सॉइल में, वो बहुत डीप होता है, और इनकी जो पकड़ होती है या फिर जो ग्रिप होता है सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर, वो बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, जिससे कि ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं। और साथ ही साथ में ये भी होता है कि इससे सॉइल फर्टिलिटी में सुधार आता है, और जो नेचुरल सॉइल प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ये हो गए हमारे कुछ एली क्रॉप्स। अब नेक्स्ट है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स के बारे में कौन कौन से मेनली हमारे कैश क्रॉप्स हैं, उस बारे में हमने इसके पहले सेशंस में भी डिस्कस किया है। तो सच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल टू अर्न हार्ड कैश, जैसे कि जूट, कॉटन, टोबैको, शुगर केन। ये सारे क्रॉप्स को मेनली ग्रो किया जाता है हार्ड कैश अर्न करने के लिए, या फिर एक लार्ज मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट गेन करने के लिए, और इसीलिए इसका नाम है कैश क्रॉप्स, ठीक है। कैच क्रॉप्स क्या है? दिस आर ग्रोन एज suitable for the main crop that has failed on account of unfavorable condition. They are of very short duration, quick growing, early harvestable और usable at any time, जैसे कि मूंग, उर्द, काउपी, ऑनियन एक्सेट्रा। तो मूंग, उर्द, काउपी, ऑनियन, ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको हम, जो हमारी मेन क्रॉप है, वो अगर किसी कारण से फेलियर हो जाती है। फेलियर कैसे हो सकते हैं? जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस अगर हो जाते हैं, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हो जाते हैं, या फिर हम इरिगेशन सप्लाई करने में किसी कारण से फेल हो जाते हैं, तो
ये हो सकता है कि जो हमारी मेन क्रॉप है वो उतनी अच्छी रिजल्ट हमें ना दे सके या फिर उतना अच्छा यील्ड पोटेंशियल हमें ना मिल सके उससे। तो इसके लिए ये जो क्रॉप्स है जैसे कि मूंग, उर्द, काउपी ये हो गए, इनको हम कैच क्रॉप्स कहेंगे क्योंकि ये हम क्विकली ग्रो करते हैं और ये वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में तैयार हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए और इजीली हार्वेस्ट भी हो जाते हैं। और उसके बाद और ये कम टाइम लेते हैं पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो उस वक्त हम इनको एज अ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। तो इन क्रॉप्स को हम यूज में ले सकते हैं और इनसे हम इनकम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोल क्रॉप्स। कोल कोल्ड वेदर से ये वर्ड रिलेटेड है यहाँ पे। तो कोल क्रॉप्स आर एसेंशियली कोल्ड वेदर क्रॉप्स बिलोंगिंग टू द फैमिली क्रूसीफेरी एंड कैपेबल फॉर विथस्टैंडिंग कंसिडरेबल फ्रॉस्ट, दैट इज कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्प्राउट, ठीक है, एंड स्प्राउट। तो कैबेज और कॉलीफ्लावर इस तरह के कुछ क्रॉप्स हो गए जो कि क्या करते हैं कि स्प्राउटिंग करने में या जर्मिनेट करने के लिए ये एबल होते हैं। किस तरह के, अगर कुछ अलग से सिचुएशन हो जाता है, अगर फ्रॉस्ट आने लगती है, बर्फबारी होने लगती है, तो ऐसे कोल्ड वेदर में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं और हमें जो प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स है उस तरह के परफॉर्मेंस देते हैं। तो इसलिए इनको हम कोल्ड क्रॉप्स कहते हैं और ये ज़्यादातर क्रूसीफेरी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कवर क्रॉप्स और मल्च क्रॉप्स। मल्चिंग के बारे में हमने इसके पहले पढ़ा था कि मल्चिंग सॉइल इरोजन को रोकने के लिए बाय वाटर और बाय विंड जो सॉइल इरोजन होता है उसके लिए हम मल्चिंग करते हैं। उसे रोकने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम सॉइल के ऊपर मल्चिंग करते हैं। तो उसी मल्चिंग के लिए हम जो क्रॉप्स को यूज करेंगे ऑब्वियसली वही कवर क्रॉप्स होंगे या मल्च क्रॉप्स होंगे। तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली टू कवर द सॉइल एंड टू रिड्यूस सॉइल मॉइस्चर एंड इरोजन बाय विंड एंड वाटर। सॉइल में जो नमी होती है वो एक्सेस हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद विंड और बहुत तेज जब हवा चलती है तब विंड इरोजन होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स विंड के साथ उड़कर, हवा के साथ उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। इससे ये होता है सॉइल पर सरफेस के ऊपर जो ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो भी सॉइल पार्टिकल्स के साथ में लॉस हो जाते हैं और वाटर के साथ तो सॉइल इरोजन होता ही है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम कवर क्रॉप्स का यूज़ करते हैं और उसके लिए कौन कौन से एग्जाम्पल है जैसे लोबिया, ग्राउंडनट, उर्द, स्वीट पोटैटो, ये सारे हमारे कवर क्रॉप्स या फिर मल्चिंग क्रॉप्स के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है ली क्रॉप्स। Such crops are grown for grazing or harvesting for immediate or future feeding to livestock, जैसे कि बरसिम। तो बरसिम या फिर लोबिया भी कह सकते हैं, काउपी, ये सारे ही ली क्रॉप्स में काउंट होते हैं। जैसे इनको हम मेनली इस पर्पज से ग्रो करते हैं कि जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो गाय का चारा, ठीक है, गाय को जो हम चारा देते हैं उसके लिए, उस पर्पज से हम ज़्यादातर इन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं ली क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट है नर्स क्रॉप। नर्स क्रॉप का मतलब ही है कि ये क्रॉप्स दूसरे किसी क्रॉप को नरिशमेंट दे रहे हैं, ओके। तो दिस क्रॉप्स नरिश अदर क्रॉप्स बाय प्रोवाइडिंग शेड एंड एक्टिंग एज क्लाइंबिंग स्टिक्स, जैसे कि रे और मस्टर्ड इन पीस एंड ज्वार इन काउपी। तो ये क्रॉप्स क्या करते हैं, दूसरे क्रॉप को कैसे नरिशमेंट देते हैं, उनको अपनी छाया देके, प्लस उनके लिए क्लाइंबिंग स्टिक के जैसे ये रोल प्ले करते हैं। तो अगर जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है हमने रे और मस्टर्ड, उसके साथ पी को। तो हमें पता है कि मटर का जो पेड़ होता है उसको एक सहारा चाहिए होता है। तो ये मेनली हम जो इसको सपोर्ट देते हैं तो वो तो हम किसी एक वुडन स्टिक के साथ में, अगर दूसरा कोई प्लांट पी के साथ में नहीं क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम उस मैटर केस पे हम एक वुडन स्टिक की मदद से पीस को, ताकि वो उसके सहारे ऊपर तो वो उठ सके और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ उसकी बढ़ सके, ऐसा करते हैं। लेकिन अगर हम वुडन स्टिक के सहारे नहीं लेना चाहते तो उस वक्त हम रे या फिर मस्टर्ड का भी क्रॉपिंग कर सकते हैं पी क्रॉप के साथ। तो मस्टर्ड एज अ शेड, ठीक है, वो अपनी शेड भी पी क्रॉप्स के लिए अवेलेबल होती है और उसके बाद में इसको एक एज अ क्लाइंबिंग स्टिक भी पी क्रॉप्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से ज्वार और काउपी भी ज्वार क्रॉप को एज अ क्लाइंबिंग स्टिक यूज कर सकते हैं और उनके शेड में ये बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रैप क्रॉप या फिर डिकॉय क्रॉप्स। ट्रैप क्रॉप यानी कि ट्रैपिंग के लिए यूज करते हैं हम इन क्रॉप्स को। देखिए, ग्रोन ऑन बाउंड्री ऑफ द फील्ड टू अट्रैक्ट insect pest and soil borne harmful biotic agents such as parasitic weeds जैसे कि orange is grown to protect solanaceae plants।
ऐसे कुछ क्रॉप्स हैं जिनको हम पेस्ट या फिर जो सॉइल बॉर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट्स है या फिर जो इंसेक्ट्स है उनको अट्रैक्ट करने के लिए ग्रो करते हैं, ताकि जो मेन क्रॉपिंग हम कर रहे हैं उसके ऊपर उनके ऊपर से उनको ड्राइवन आउट किया जा सके या फिर उसके ऊपर से उसको डाइवर्ट किया जा सके। उसका जो अटैक है पेस्ट या फिर इंसेक्ट का जो मेन क्रॉप के ऊपर अटैक से क्रॉप फेलियर होने के चांसेस रहेंगे या फिर जो भी लॉसेस होंगे डैमेजेस होंगे उसको हम इस तरीके से कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिया ऑरोबेंच वीट, इसको हम सोलेनासी प्लांट्स, जब हम सोलेनासी जैसे कि पोटैटो हो गया, इस तरह के प्लांट्स जब हम ग्रो करते हैं तब हम ऑरोबेंच ये वीट इस तरह की वीट को हमने अलग से क्रॉपिंग करते हैं, ताकि जो भी इंसेक्ट या पेस्ट या सॉइल बॉर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट्स हैं वो पहले इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, ना कि हमारे मेन क्रॉप की तरफ, और इससे हम लॉसेस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोनोक्रॉपिंग या फिर मोनोकल्चर। मोनो का मतलब ओनली वन, ठीक है, तो रेफर्स टू ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। तो हर साल के बाद साल हम क्या कर रहे हैं कि एक पीस ऑफ लैंड पे सेम पीस ऑफ लैंड पे सेम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम मोनोक्रॉपिंग कहेंगे या फिर मोनोकल्चर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। It is a system of farming on a particular farm which includes crop production, livestock, poultry, fisheries, beekeeping, sustaining and satisfying as many needs of the farmer as possible। तो जब एक फार्मर अपने फार्म में सिर्फ क्रॉपिंग नहीं कर रहा है, उसी के साथ में लीव स्टॉक प्रोडक्शन भी करता है, पोल्ट्री प्रोडक्शन भी करता है, या फिर फिशरीज भी करता है, बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खियों का भी जब वो पालन करता है, तो इससे इनको इन सब चीज़ों को एक साथ करने के जो प्रोसेस है उसी को हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज द फार्मर हैव, उस तरह से वो फार्मर ये कंपोनेंट्स जो है क्रॉप प्रोडक्शन लीव स्टॉक पोल्ट्री, इन कंपोनेंट्स में से वो अपनी सुविधा के अनुसार कंपोनेंट्स चूज करता है और इस तरह से वो फार्मिंग करता है। इससे होता ये है कि जो अगर हम कभी क्रॉप प्रोडक्शन के साथ अगर लिव स्टॉक कर रहे हैं, तो लिव स्टॉक ऐसी चीज़ है कि जो कि पूरे साल भर हमें इनकम देती है। तो क्रॉप प्रोडक्शन अगर किसी कारण फेल हो जाता है, उससे जो हमें इनकम आने वाली थी वो अगर लॉस हो जाता है, तो हमारे पास एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है। इसलिए और ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड फार्मिंग सिस्टम है फार्मर्स के लिए। उसी के साथ में जब हम फिशरीज कर रहे हैं और साथ में शायद अगर हम राइस प्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक है, राइस क्रॉपिंग कर रहे हैं, उसी के साथ फिशरीज कर रहे हैं, तो राइस क्रॉप के जो रेसिड्यूज होंगे, ठीक है, उनको हम फिशरीज के चारे के लिए यूज कर सकते हैं एज अ फीडिंग मटेरियल। हम फिशेस के फीडिंग मटेरियल के लिए भी हम जो छोटे चावल के दाने, जो टूटे हुए चावल होते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी की तरह से बी कीपिंग करते हैं तो हमें वैक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसी के साथ हनी का प्रोडक्शन करते हैं, जिनमें मार्केट में हम सेलिंग कर सकते हैं। तो ये मिक्स्ड फार्मिंग के प्रोसेस है। Next है skip cropping. A line is left unshown in the regular row series of sowing is called skip cropping. तो skip कर जाना, एक लाइन को हम स्किप कर देते हैं। रेगुलर जो हम शोइंग कर रहे हैं, रेगुलर जो हमने लाइंस बनाए हैं शोइंग के लिए, सीड शोइंग के लिए, उन लाइंस में से बीच में हम किसी भी एक रो को स्किप कर देते हैं, उसको हम स्किप क्रॉपिंग करते हैं। ऐसे करते क्यों हैं? जैसे कि अगर बीच में से एक लाइन हमने स्किप कर दिया है, तो मान लीजिए कभी कोई पैंडेमिक सिचुएशन आती है, जैसे कोई डिजीज आ गई, कोई अननोन डिजीज आई या फिर अननोन इंसेक्ट का अटैक हुआ, तो इनकी जो ग्रोथ होगी क्रॉप टू क्रॉप, इस जैसे ये बढ़ेंगे, उस बढ़ोतरी में या फिर उस ग्रोथ में एक ठहराव आ जाएगा, ठीक है। वो जो स्किप कर दिया, वो जगह जो हमने खाली छोड़ दी है, वहां पे जब क्रॉपिंग नहीं होगी तो उस जगह पे इनको एक ठहराव आ जाएगा, और इससे जो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था क्रॉप्स में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए स्किप क्रॉपिंग को भी कभी कभार एडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग। अभी हमने पढ़ा मोनोक्रॉपिंग, और उसका ऑपोजिट अगर देखा जाए तो हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग। ग्रोइंग वन और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन वन ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इंक्लूड्स इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग एंड सीक्वेंस क्रॉपिंग, ठीक है। तो जब हम एक से ज्यादा दो से ज्यादा या फिर एक से ज्यादा हम क्रॉपिंग करते हैं, तब उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहेंगे। और इसके कंपोनेंट्स या फिर इसके एग्जांपल्स जैसे कि है इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग। तो क्या इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? जैसे ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स सिमुलटेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विद अ डिफाइंड रो पैटर्न। एक डिफाइंड रो पैटर्न यूज करते हैं हम जब
दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को सेम पीस ऑफ लैंड में उगाने के लिए डिफाइंड रो पैटर्न इसलिए रखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कौन सा रो कौन से क्रॉप के लिए हमने यूज़ किया है, ठीक है, तब हम उसे इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। अब उसके बाद मिक्स क्रॉपिंग, growing two or more crops simultaneously intermingled without any row pattern। जब हम किसी रो पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, कोई डेफिनेट रो पैटर्न को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं और इंटरमिंगलली हमने क्रॉपिंग की है दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा क्रॉप के, तो तब हम उसे मिक्स क्रॉपिंग कहेंगे। नेक्स्ट है सीक्वेंस क्रॉपिंग, एज ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन सीक्वेंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन फार्मिंग ईयर एज सीक्वेंस इन द सीक्वेंस, यानी कि एक के बाद दूसरा, या फिर एक फर्स्ट क्रॉप के हार्वेस्टिंग से पहले दूसरे क्रॉप की हम शोइंग कर देते हैं, तब इसको हम सीक्वेंस क्रॉपिंग कहते हैं। और एक फार्मिंग ईयर में हम एक टाइम सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए इसको करते हैं, इसलिए इसको सीक्वेंस क्रॉपिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स के, विदाउट जिनके प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते, या फिर अगर उनको सप्लाई ना दे हम प्लांट्स को, तो हमारे जो हम चाहते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस हम क्रॉप से चाहते हैं, या जिस तरह की वेजिटेटिव ग्रोथ या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हम चाहते हैं प्लांट से, वो हमें नहीं मिल पाती है। और प्लांट न्यूट्रिएंट्स को इसी तरह से उस बेसिस पे बहुत सारे पार्ट्स में बांटा गया है, या फिर बहुत सारे डिविजन्स में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला देखिए है मेजर न्यूट्रिएंट्स। मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स आते हैं। विदाउट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लांट बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्रॉपिंग हम कर ही नहीं सकते। उसके बाद देखिए है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि अगर हम प्लांट्स को सप्लाई देते हैं बाय मैन्योर और बाय फर्टिलाइजर, तो उसके लिए हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली बिल्कुल सप्लाई देने ही है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। विदाउट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम प्लांट्स कांट सर्वाइव। और उसके बाद हमें ये भी पता है कि इंडियन सॉइल जो है वो डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल है इंडियन सॉइल, इसलिए नाइट्रोजन तो हमें बिल्कुल एज अ इन द एन्योर इन फर्टिलाइजर्स ऑब्वियसली हमें सप्लाई करने ही होते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हो गए। कुछ सॉइल डेफिशिएंट होते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम, सल्फर के लिए। ज़्यादातर हमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम या मैग्नीशियम या सल्फर की जो है सप्लाई नहीं देनी पड़ती है सॉइल में क्रॉपिंग के वक्त, लेकिन कुछ सॉइल्स होते हैं जो स्पेसिफिकली ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है इनके लिए डेफिशिएंट होते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट की कमी होती है उस सॉइल में, तो उस वक्त हमें ऑब्वियसली इनको भी एज इन द फर्टिलाइजर फॉर्म में या फिर मैन्यूर फॉर्म में हमें इनको सप्लाई देना होता है सॉइल में। उसके बाद देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयरन, जिंक, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल, ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स को नहीं होती है, लेकिन होती है, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, जैसे कौन कौन सी थ्योरीज किसने दिए हैं, ठीक है। जैसे थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज गिवन बाय ए वॉकर, ए वॉकर से हमें थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मिला है। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन बाय हिक्स हैंसन, ठीक है, हिक्स हैंसन ने हमें मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट दिया है। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज गिवन बाय मैल्थस। Theory of inflation is given by A.P. Lerner. Theory of absolute advantage is given by Adam Smith. इस तरह के और भी बहुत सारे थ्योरीज है, लेकिन हमने कोशिश की है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जिनमें से कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं, उस तरह के ही कुछ थ्योरीज और उनके बाय गिवन होम ये हम एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स कितने तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंड बेसिस, यानी कि उनके पास कितनी मात्रा में ज़मीन है उस हिसाब से अगर हम देखें तो कितने टाइप के फार्मर होते हैं। जैसे देखिए मार्जिनल फार्मर सबसे पहले कैटेगरी है, उसमें लेस देन 1 हेक्टेयर, तो इन सारे फार्मर्स के पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है फार्मिंग के लिए या क्रॉपिंग के लिए, तो उनको हम मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी, उसमें 1 से लेके 2 हेक्टेयर लिखा हुआ है, देखिए, तो इसका मतलब 1 से लेके 2 हेक्टेयर जिनके पास लैंड्स है, फार्मिंग लैंड है, उनको हम स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में डालते हैं। मीडियम फार्मर्स हो गए जिनके पास 2 से लेके 4 हेक्टेयर तक फार्मिंग लैंड अवेलेबल है। उसके बाद देखिए है लार्ज फार्मर्स, यानी कि जिनके पास
4 हेक्टेयर से ज़्यादा, मोर देन 4 हेक्टेयर ज़मीन है, लैंड है फार्मिंग करने के लिए या क्रॉपिंग करने के लिए, तो उनको हम लार्ज फार्मर्स कहते हैं। और लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको ज़्यादातर अपनी ज़मीन देते हैं क्रॉपिंग के लिए, लीज में देते हैं, या तो फिर कुछ दिनों के लिए उनको दे देते हैं फार्मिंग के लिए, तो उससे उनको वो भी इससे प्रॉफिट लेते हैं, या जो भी एज अ रेंट भी कह सकते हैं। तो ये ला हो गए कुछ कैटेगरीज हमारे फार्मर्स के, ठीक है। नेक्स्ट है फिनेंस अकॉर्डिंग टू पीरियड। कौन कौन से टाइम पीरियड के अनुसार फिनेंस क्या क्या अवेलेबल है क्रॉपिंग के लिए या फार्मर्स के लिए, वो हम देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला है शॉर्ट टर्म लोन या फिर क्रॉप लोन। ये मिलता है हमें 1 से लेके 1.5 साल के लिए, 1 to 1.5 ईयर्स के लिए। उसके बाद देखिए मीडियम टर्म लोन है, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1.5 से लेके 5 साल तक की। फिर है लॉन्ग टर्म लोन, जिसकी ड्यूरेशन होती है 5 से लेके 30 साल तक की। तो 5 से लेके 30 साल तक के अंदर आपको ये लोन चुकाना होता है या इसको रीपेमेंट करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नाबार्ड के बारे में, ठीक है। नाबार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है इसका फुल फॉर्म। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका जो मेन ब्रांच है या फिर जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका पर्पस मेन क्या है या फिर इसका एम क्या है या फिर इसका वर्क क्या है, तो टू प्रोवाइड इनडायरेक्ट फिनेंस टू रूरल कम्युनिटीज, यानी कि फार्मर्स को इनडायरेक्टली फिनेंस प्रोवाइड करना, ये इसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, फिर इसका काम है। फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बाय रीफाइनेंस, ठीक है। ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को या फिर रूरल डेवलपमेंट को ये बढ़ाता है, या फिर इसके लिए ही यही मेन पर्पस है जिसके लिए इसकी स्थापना हुई है। तो ये कुछ हो गए हमारे आज के डिस्कशन के टॉपिक्स। इसके पहले जो जितने भी सेशंस हुए हैं उसमें भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे कि इंडिया का जो भी रैंक है क्रॉप प्रोडक्शन में, कौन सी क्रॉप के प्रोडक्शन में कितना किस रैंक पे आता है इंडिया, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड, फोर्थ रैंक, या फिर कौन कौन से क्रॉप किस किस ग्रुप के अंडर में आते हैं, जैसे सीरियल क्रॉप्स किन्हें कहते हैं, या फिर पल्स क्रॉप्स कौन कौन से हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स कौन कौन से हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल ऑपरेशंस जो होते हैं क्रॉपिंग्स के ऊपर, कुछ स्पेशल ऑपरेशन जो स्पेशल क्रॉप्स के साथ रिलेटेड होते हैं, जैसे निपिंग करते हैं हम ग्राम में, या फिर टॉपिंग करते हैं, उसके बाद गीनिंग करते हैं कॉटन में। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसी के साथ में जैसे कुछ बेसिक चीज़ें जैसे ऑपरेशंस हो गई, फिर कौन सी क्रॉप में कौन सी पोजीशन में आता है इंडिया, और उसके बाद में बाकी और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इसके पहले सेशंस में डिस्कस किया है, जिनको भी आपको बहुत ही ध्यान में रखना है तैयारी करते वक्त, जेट की प्रिपरेशन के वक्त में। आशा करते हैं कि वो सारे वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे आपके प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो टू द चैनल और उन सब सारे वीडियोज़ को देखिए। हमने ऐसे बहुत सिंपल वे में, बहुत कोशिश की है कि बहुत शॉर्ट वे में एक्मुलेट किया है सारी इन्फॉर्मेशंस को, जो कि आपको इजी रहे रिमेंबर करने के लिए भी और तैयारी के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहे। तो इसी के साथ में हम अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं जेट प्रिपरेशन 2020 का रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।